हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ हिस्ट्री वाला टॉपिक है। हिस्ट्री में हमने जो कुछ पढ़ लिया है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं आपको जानकारी दे दूं कि हिस्ट्री के अंदर मैंने प्राचीन हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और प्राचीन हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको वो सारी चीजें पढ़ाई हैं और कंटिन्यू पढ़ाई हैं जो एक तरह से हिस्ट्री यहाँ से चलती है, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो या उससे पहले का भी कोई इतिहास हो, वो सारी चीजों को मैंने पढ़ाया है। सारे लेक्चर मेरे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो था आपका मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य को मैंने कंप्लीट कर दिया है। मौर्य साम्राज्य को हमने फिनिश पूरी तरीके से उसको पढ़ लिया है। आज मैं टॉपिक जो शुरू करने वाला हूं वो मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ है, कौन कौन से छोटे छोटे से वंश आए हैं जहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, उसकी आज चर्चा कर देंगे हम। चलो, जितने भी दोस्त हैं देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। देखना, आज के टॉपिक है हिस्ट्री वाला। इस हिस्ट्री वाले इस टॉपिक में हम आपके लिए आप पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य मतलब मौर्य के बाद के छोटे छोटे से वंश आए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इन्हें पूर्वोत्तर मौर्य बोला जाता है हिंदी के अंदर, तो उन्हीं की आज हम बात करेंगे, पोस्ट मौर्य। देखो, पोस्ट मौर्य के अंदर हमें कौन कौन से पढ़ने हैं वंश, पहले हम उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से वंश हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा शुंग वंश। शुंग वंश देखो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आता है। हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से क्वेश्चंस हमसे हो भी नहीं पाते पेपर में, लेकिन ये है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से छोटे छोटे से क्वेश्चंस काफी आते हैं। इसके बाद आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश, इसके बाद आता है दोस्तों सातवाहन। सातवाहन वंश, इसके बाद देखो इंडो ग्रीक पढ़ेंगे हम, इंडो ग्रीक। देखो, इसके बाद पढ़ेंगे हम शक वंश। शक वंश, और इसके बाद यहां पर जो पढ़ेंगे वो होगा आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे काफी पॉइंट पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, इनको मैंने यहां पर दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है इस तरीके से कि 3 मैंने एक साइड में लिख दिए हुए हैं और 3 मैंने एक साइड में लिख दिए हुए हैं। इनको लिखने की वजह यह है कि यहाँ पर ये शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन जो वंश हैं, ये वंश इंडियन वंश हैं। मतलब ये इंडिया के ही लोग थे जिन्होंने इन वंश की स्थापना की थी। ये इंडिया के ही लोग थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। लेकिन आप इनकी बात करो, ये इंडो ग्रीक, ये ग्रीक नहीं है ग्रीक है, इंडो ग्रीक या शक या कुषाण वंश है, ये विदेशी वंश रहे हैं। विदेशी लोगों ने इसकी स्थापना की है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये विदेशी है। ठीक है, ये फॉरेन है और ये इंडियन है। तो एक छोटा सा इसमें ये वाला आपके लिए डिफरेंस था कि पोस्ट मौर्याज में हमारे लिए 6 वंश पढ़ने हैं हमको। इन 6 वंश में हम किस तरीके से इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में यहां से भी क्वेश्चंस दे सकता है कि बताइए कौन सा इंडियन वंश है और कौन सा फॉरेनर वंश है या विदेशी वंश है इसमें। ठीक है भाई, तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, और क्या पढ़ना है फॉरेन में, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण वंश। अब देखो, इसमें मैं सबसे पहले एक एक करके टॉपिक बाई टॉपिक सारी चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाना साथ के साथ। देखो, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर शुंग वंश। एक एक करके मैं हेडिंग डालता जाऊंगा और सारी डिटेल्स इसके बारे में जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारी डिटेल्स मैं इसमें आपको बताता जाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट है हेडिंग बना ले, शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, हिंदी में लिखोगे शुंग वंश। शुंग वंश, देखो शुंग वंश हम पढ़ रहे हैं, तो इस शुंग वंश की जो शुरुआत है दोस्तों, ये मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद आती है। अब ये मौर्य वंश कैसे समाप्त हुआ और कैसे शुंग वंश की स्थापना हुई, इस चीज को समझना है हमारे लिए। तो इस चीज को हमें समझने से पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग वॉज द मिनिस्टर ऑफ बृहद्रथ, और ये बृहद्रथ जो था वो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। देखो, एक बात मैं क्या कह रहा हूं इसको समझो कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं बृहद्रथ। ये बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और इसी बृहद्रथ का जो मिनिस्टर था, जो मंत्री था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग।
पुष्यमित्र शुंग, ये कौन था? इसका मंत्री था। इसी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी। क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं इसके बारे में कि जो बृहद्रथ था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ये प्रजा की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा था। जो उसकी समस्याएं थी, जो उसकी परेशानी थी, उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। और जो मिनिस्टर था इसका पुष्यमित्र शुंग, इसको ये बात बहुत बुरी लगी और उसने एक बार ये हाथियों का यहाँ पर अस्तबल था, यहाँ पर थे, उनका एक निरीक्षण कर रहा था। सेना के निरीक्षण में गया हुआ था सेना के साथ, वहीं पर इसने कुचलवा के इसको मरवा दिया था। कुछ इतिहासकार ऐसे करते हैं। तो फाइनली हमें पढ़ना क्या है कि पुष्यमित्र शुंग किल्ड बृहद्रथ। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग किल्ड बृहद्रथ एंड एस्टेब्लिश्ड न्यू डायनेस्टी, जिसका नाम क्या था? जो न्यू डायनेस्टी की इसने स्थापना की उसका नाम था शुंग डायनेस्टी। तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का मंत्री था और इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और इसकी हत्या करने के बाद इसने एक नई डायनेस्टी को जन्म दिया जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। अब देखो, इस पुष्यमित्र शुंग की बात करूं तो ये जो था पुष्यमित्र सिंह, ये ब्राह्मण धर्म का मानने वाला था। कौन से धर्म का मानने वाला था? ब्राह्मण रिलीजन को मानने वाला था। तो यहां पर आप लिख सकते हो ब्राह्मण रिलीजन, ये ब्राह्मण रिलीजन को मानने वाला था। तो इस तरीके से एक बार यहां पर यह भी कह सकते हो कि यहां से ब्राह्मण राज्य की शुरुआत होती है। यहां से ब्राह्मण राज्य की शुरुआत होती है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखोगे और भी काफी सारी चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे कि करके सारे पॉइंट को। तो लिखते चलिए ना कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था पुष्यमित्र शुंग। इसके अलावा लिखना है इसमें अकॉर्डिंग टू, लिखोगे अकॉर्डिंग टू अयोध्या इंस्क्रिप्शन, मैं हिंदी में बता देता हूं, इसको बोलेंगे अयोध्या अभिलेख के अनुसार। अयोध्या अभिलेख के अनुसार यह कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ कराया था। मैं लिखता जा रहा हूं, साथ के साथ नोट करते चले आना। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन, अयोध्या अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। एक बात इसके बारे में ये नोट कर लो आप फटाफट से, मैं रफ करता चला जाऊंगा, साथ के साथ पॉइंट को नोट करते चले आना, जल्दी जल्दी करते जाओ। चलो भाई, आगे पॉइंट लिखोगे इसमें, लिखोगे धनदेव, आगे पॉइंट लिखोगे धनदेव। पुष्यमित्र शुंग का, पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था। इसको आप गवर्नर बोलोगे। क्या बोल रहा हूं मैं? एक धनदेव नाम का व्यक्ति था जो पुष्यमित्र शुंग का कौन था? गवर्नर था। ये राज्यपाल था इसका। और इसी धनदेव ने दोस्तों ये अयोध्या जो अभिलेख था इसको कंस्ट्रक्ट कराया था, इसको बनवाया था। तो लिखो यहां पर पॉइंट में, धनदेव ने अयोध्या अभिलेख का निर्माण कराया था। अभिलेख का निर्माण कराया था, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। अयोध्या अभिलेख का निर्माण कराया था। एक और पॉइंट लिखोगे, लिखो अकॉर्डिंग टू गार्गी संहिता, गार्गी संहिता देखो, गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने मध्यमिका और साकेत, देखो दो नाम ले रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से समझोगे कि एक गार्गी संहिता करके एक है किताब, टेक्स्ट है, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने मध्यमिका और साकेत को कैप्चर कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब आप बोलोगे सर ये साकेत और मध्यमिका ये है कौन सी जगह? तो देखो ये साकेत जो बोला जाता था ये अयोध्या को बोला जाता था। किसको बोला जाता था?
अयोध्या को बोला जाता था, और जबकि मध्यमिका जो बोला जाता था ये चित्तौड़ को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? चित्तौड़ को बोला जाता था। मेवाड़ का जो यहाँ पर शासक था चित्तौड़, वो मध्यमिका वाला क्षेत्र था, और साकेत कौन सा था? अयोध्या वाला क्षेत्र था। देखो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, अगर चित्तौड़ की स्टोरी हम पढ़ेंगे तो आप जितने भी यहाँ पर शासक पढ़ते हो, जैसे शिवाजी वगैरह पढ़ते हो या और भी शासक पढ़ते हो यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल शासक थे वो महाराणा प्रताप थे। इनमें महाराणा प्रताप के बारे में काफी सारी स्टोरीज हैं, जो हम हल्दीघाटी वगैरह का युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें आपको उनके बारे में काफी सारी चीजों को बताएंगे। तो ये यहाँ पर पॉइंट आप नोट कर लो फटाफट से। आगे इसमें पॉइंट नोट कराऊंगा मैं, जल्दी जल्दी लिखते चले आओगे। आगे लिखोगे, इसमें लिखोगे पतंजलि। एक नाम सुना होगा दोस्तों आपने, एक तो पतंजलि स्टोर है बाबा रामदेव का, लेकिन इस स्टोर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस स्टोर के बारे में नहीं पढ़ना है। जो मैं पतंजलि पढ़ाऊंगा वो एक अलग पतंजलि है। देखो पतंजलि was the teacher of पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग लिखोगे, पॉइंट लिखोगे। जो पतंजलि थे वो किसके अध्यापक थे? वो किसके टीचर थे? पुष्यमित्र शुंग। ये भी पूछ सकता है कि पुष्यमित्र शुंग के अध्यापक का नाम क्या था, टीचर का नाम क्या था? तो पुष्यमित्र शुंग के अध्यापक का नाम था पतंजलि। पतंजलि ने एक टेक्स्ट लिखा था, एक टेक्स्ट कंपोज किया था। टेक्स्ट बोलते हैं कोई बुक वगैरह, ठीक है। तो लिखो पतंजलि कंपोज्ड अ टेक्स्ट, और इसका नाम क्या था? इस टेक्स्ट का नाम था महाभाष्य। महाभाष्य ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कि महाभाष्य जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महाभाष्य जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। और पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, या उनके अध्यापक थे, या उनके टीचर थे। तो लिख लोगे, फटाफट से नोट कर लोगे पॉइंट। आगे लिखोगे, इसमें लिखोगे पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग जो था इसका बेटा था एक, और इसके बेटे का नाम था अग्निमित्रम। अग्निमित्रम। देखो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्रम। अब आपने कालिदास का नाम सुना होगा कि कालिदास ने एक किताब लिखी है, उन्होंने भी एक टेक्स्ट कंपोज किया है, और उसका नाम है दोस्तों मालविका अग्निमित्रम। लिखोगे, ऐसे भी लिखोगे कालिदास कंपोज्ड अ टेक्स्ट। देखो कालिदास ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मालविका, याद रखना है मालविका अग्निमित्र या मित्रम, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब देखो इसका है क्या लिंक, यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र, और अग्निमित्र के देखो यहां पर कालिदास ने किताब लिखी मालविका अग्निमित्रम। अब देखो मालविका अग्निमित्रम जो किताब है एक्चुअल में एक प्ले है। प्ले हम बोलते हैं नाटक को, ठीक है। इस प्ले के अंदर कोई ना कोई हीरो का रोल कर रहा होगा। तो मालविका अग्निमित्रम में जो हीरो का रोल किया है वो एक्चुअल में यहां पर हीरो कौन है? अग्निमित्रम। कौन है? अग्निमित्रम ये हीरो है। इसके ऊपर ये किताब लिखी गई है कालिदास के द्वारा, और ये किसका बेटा है? पुष्यमित्र शुंग का है। और ये मालविका जो है ये मालविका अग्निमित्रम की वाइफ है। मालविका कौन है? अग्निमित्रम की वाइफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कालिदास ने ये किताब लिखी है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में ये किताब इन्होंने लिखी है। एक ये बात भी नोट कर लेना, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज के अंदर ये किताब उनके द्वारा लिखी गई है। तो फटाफट से इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो। आगे लिखोगे, इसमें अग्निमित्रम जो है इसके पुत्र का नाम था वसुमित्र। लिखोगे, फटाफट से नोट करोगे पॉइंट। अग्निमित्रम के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? वसुमित्र था। और वसुमित्र के बारे में कहा जाता है कि वसुमित्र ने ग्रीक इन्वेडर थे, जो यूनानी शासक थे, उनको हराया था। लिखोगे फटाफट से पॉइंट। लिखोगे अग्निपुत्रम के बेटे का नाम वसुमित्र था। क्या नाम था भाई? वसुमित्र। अब देखो ये वसुमित्र इसका नाम था, तो वसुमित्र के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं कि वसुमित्र ने किसको हराया था? जो ग्रीक इन्वेडर थे। ग्रीक इन्वेडर
जो ग्रीक योद्धा थे, आक्रमणकारी बोलते हैं इन्वेडर को एक्चुअल में, जो यूनानी आक्रमणकारी थे उनको किसने हराया था? वसुमित्र ने हराया था। ये वाली बात आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इन्वेडर को हराया था इसने, और ये हराया कहां पर था इसने? विदिशा जो एमपी में पड़ता है। कहां पर? विदिशा जो एमपी में पड़ता है। तो यहां पर लिख देना पॉइंट में, कहां पर हराया था? विदिशा में हराया था इसने, और ये कहां पर है? एमपी के अंदर है। तो ये पॉइंट नोट कर लो कि अग्निपुत्र के बेटे वसुमित्र ने यूनानी आक्रमणकारियों को विदिशा में हराया था। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है शुंग वंश के बारे में कि शुंग वंश के अंदर जितने टोटल शासक हुए थे वो कितने थे? 10 थे। कितने शासक थे? 10 टोटल शासक हुए थे इसके अंदर। इन 10 टोटल शासकों में एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, या मैं ये भी कह सकता हूं कि लास्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर था उसका नाम क्या था? भागभद्र। क्या नाम था? भागभद्र। देखो ये मैं लास्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला है कि ये अंतिम शासक था, मैं बोल रहा हूं ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। मतलब इसके बाद का जो भी शासक होगा वो शासक तो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं किया होगा उसने। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अंतिम इंपॉर्टेंट जो रूलर था उसका नाम था भागभद्र। अब देखो भागभद्र के बारे में एक्चुअल में है क्या? ये भागभद्र जो था ये भागवत धर्म का मानने वाला था। भागवत धर्म। अब ये भागवत धर्म कौन सा है दोस्तों? ये भागवत धर्म एक्चुअल में चलाया था श्री कृष्ण के द्वारा। भागवत धर्म जो चलाया गया था वो श्री कृष्ण के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि उन्हीं ने किताब लिखी है भगवत गीता। तो भगवत गीता के ऊपर ही ये नाम है भागवत धर्म, श्री कृष्ण के द्वारा चलाया गया था। इसी के टाइम पीरियड की आपको मैं बात बताता हूं कि एक व्यक्ति का नाम था हेलियोडेरस। एक व्यक्ति था हेलियोडेरस, लिखते चले भाई। हेलियोडेरस जो था ये एक एंटियोकस यूनानी शासक था। एंटियोलकिड्स, ये एंटियोलकिड्स नाम का ये यूनानी शासक था। इस एंटियोलकिड्स का हेलियोडेरस क्या था? गवर्नर था। क्या नाम था? ये गवर्नर। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हेलियोडोरस एंटियोलकिड्स का क्या था? गवर्नर था। ये हेलियोडोरस जो था ये भारत आया था। कहां पर आया था? भारत। और ये किसके समय में भारत आया था? भागभद्र के समय में भारत आया था। हेलियोडोरस जो था ये भारत आया, और किसके समय में आया? भागभद्र के समय में भारत आया। भागभद्र के ही दरबार में आया। और जब ये भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया तो भागभद्र से प्रभावित हुआ, भागवत धर्म के बारे में इसने जाना, और फाइनली हेलियोडोरस ने भी कौन सा धर्म एक्सेप्ट कर लिया? भागवत धर्म एक्सेप्ट कर लिया। मैं क्या कह रहा हूं? हेलियोडोरस ने भी कौन सा धर्म एक्सेप्ट कर लिया? भागवत धर्म एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो हेलियोडोरस ने एक अभिलेख लिखा था, और इस अभिलेख का नाम था गरुण अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। कौन सा है? गरुण अभिलेख। कौन सा अभिलेख लिखा है? गरुण अभिलेख। अब इस गरुण अभिलेख के क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सबसे पहले तो ये किसने के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? ये गरुण अभिलेख हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गरुण अभिलेख भागवत धर्म का अर्लीएस्ट एविडेंस है, या अर्लीएस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लो। मैं जो बोल रहा हूं कि गरुण अभिलेख हेलियोडोरस के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनवाया गया था, और गरुण अभिलेख भागवत धर्म का सबसे अर्लीएस्ट एविडेंस या आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट इसमें ये लिखोगे कि जो शुंग वंश था, इस शुंग वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था देवभूति। ये पॉइंट और लिख लो, इसमें फिनिश हो जाता है। देवभूति। अब देखो आपके दिमाग में एक चल रहा होगा कि सर इसका कार्यकाल नहीं बताया, तो इसका कार्यकाल लिख लो आप शुंग वंश का 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक आप लिखना चाहो। वैसे तो इनके कार्यकाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, मैं फिर भी लिखा देता हूं कि शुंग वंश का आप कार्यकाल लिखना चाहोगे तो इसका कार्यकाल 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक जाएगा। अब मैंने पॉइंट क्या बोला था कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक, इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। मतलब अंतिम शासक हुआ, खत्म हो गया, शुंग वंश खत्म हो गया। शुंग वंश के बाद हमने दूसरा जो वंश लिखवाया था अभी आपके लिए दोस्तों, उसका नाम था कर्णव वंश। कौन सा था?
कर्णव वंश। देखो एक्चुअल में इस वंश में कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी सी चीजें पेपर वाला पूछ लेता है तो हमसे नहीं हो पाती है। कर्णव वंश का भी समय जो होगा वो 73 बीसी से लेकर वो होगा आपका 28 बीसी तक, ये इसका समय रहेगा। मत याद करना, समय वगैरह आपको नहीं याद होता, पेपर में नहीं आते ये सारी चीजें। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कर्णव वंश के बारे में, कि जो देवभूति था ये कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था। इस देवभूति का जो मिनिस्टर था, इसका जो मंत्री था, उसका नाम क्या था? वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। ये कौन था? ये मिनिस्टर था देवभूति का, और देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव ने क्या काम किया? वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी। वासुदेव किल्ड देवभूति, और जब वासुदेव देवभूति की हत्या कर देगा तो वासुदेव स्टैब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी, और जिस डायनेस्टी का नाम क्या होगा दोस्तों? कर्णव वंश। तो यहां पर फाइनली बात क्या निकल के आती है कि कर्णव वंश की जो स्थापना की थी, जो स्टैब्लिशमेंट किया है, स्टैब्लिशमेंट, वो किसके द्वारा किया गया है? वो वासुदेव के द्वारा। देखो ये बहुत छोटी छोटी सी बात है। अब आपसे फाउंडर पूछ लेगा, बताइए कर्णव वंश के फाउंडर कौन है? तो वासुदेव है। अब देखो इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। वासुदेव के बाद इसमें एक दो शासक और आए हैं, उनके नाम में मोटे मोटे बता देता हूं, बस नाम याद रखना। एक है नारायण, एक का नाम था सुशर्मा, ये याद कर लेना सुशर्मा का नाम। अब देखो सुशर्मा से रिलेटेड यहां पर पॉइंट कई बार आ चुका है पेपर में, और आता रहता है। सुशर्मा जो था ये एक तरीके से कहा जाए अंतिम शासक था कर्णव वंश का। ठीक है, पहला शासक कौन था? वासुदेव, और अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। और सुशर्मा का जो मंत्री था, देखो बिल्कुल एक जैसी स्टोरी चल रही है सब में, अगर ध्यान से देखोगे। सुशर्मा का जो मंत्री था उसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था सिमुख। अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो मेरे ख्याल से नाम जरूर सुना होगा, सिमुख। ये कौन था? सुशर्मा का कौन था? ये मिनिस्टर था। और इस सिमुख ने क्या काम किया? सुशर्मा को मार दिया, इसकी हत्या कर दी। देखो हर बार मैं वही चीज बोल रहा हूं कि एक मंत्री रहा है लास्ट में, और उस मंत्री ने अपने राजा को मार दिया है। उस वंश के अंतिम राजा को मार के अंतिम जो अगला वंश है उसको स्टैब्लिशमेंट किया है। तो सिमुख ने भी क्या काम किया कि सिमुख सुशर्मा का मिनिस्टर था, और सिमुख ने सुशर्मा की हत्या कर दी। जब ये सिमुख सुशर्मा की हत्या कर देगा तो यहां से एक नई डायनेस्टी जन्म लेगी, और इस डायनेस्टी का नाम होगा दोस्तों सातवाहन डायनेस्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश, ये इन सब में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 28 बीसी से चालू होगा, और फिर इसके बाद ये चलता रहेगा। ठीक है, आगे तक पढ़ाएंगे इसमें क्या क्या है। अब देखोगे सातवाहन की अगर बात करें, एक बार ये वीडियो का टाइम देख लेता हूं कितना हो गया। चलो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं सातवाहन के बारे में जल्दी जल्दी। चलो दोस्तों सातवाहन की अगर हम बात करें आपसे, तो सातवाहन वंश की पॉइंट आप नोट करोगे सभी के सभी, कि सातवाहन वंश स्टैब्लिश्ड बाय सिमुख। सातवाहन वंश की स्थापना, संस्थापक कौन है इसका दोस्तों? फाउंडर, संस्थापक तो लिखोगे सिमुख। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो सातवाहन वंश है एक्चुअल में इस वंश को आंध्र वंश भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश, इसको हम आंध्र प्रदेश वंश भी बोलते हैं, सिर्फ आंध्र भी बोल सकते हो आप। एक्चुअल में ये वंश की स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश में हुई थी, तो सातवाहन वंश को हम आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सातवाहन थे स्थापना जरूर इसके आंध्र प्रदेश में हुई है, लेकिन ये बाद में यहां से माइग्रेट हो गए। माइग्रेट का मतलब है यहां से पलायन कर गए, यहां से ये चले गए, और यहां से ये जाने के बाद कहां चले गए? ये चले गए महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी सातवाहन वंश था, और आंध्र प्रदेश के अंदर तो इसकी स्थापना हुई ही थी, पहली बात। दूसरी बात, सातवाहन का जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपको कहां कहां से मिलेंगे? दो पुराणों से मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको मत्स्य पुराण, और दूसरा आपको मिलेगा वायु पुराण। इन दोनों पुराणों से आपको किसके बारे में जानकारी मिलेगी? सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। मत्स्य पुराण और वायु पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन
पुराण है। देखो पुराणों की संख्या है टोटल 18। कितने पुराण है? 18 पुराण है। इन 18 पुराण में सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये तो कितनी बार पेपर में आ चुका है, ये शायद आपको जानकारी होगी भी। दूसरी बात, सातवाहन जो थे इनकी जो राजधानी थी ये कई बार पूछी गई है, तो इनकी राजधानी भी लिख लेना दोस्तों। जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है मैं सारा दूंगा। इनकी राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान। क्या नाम था? प्रतिष्ठान। इनकी राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? प्रतिष्ठान था। अब देखो इसमें जो सबसे पहले शक्तिशाली शासक बनेगा, मैं रफ करूं क्या इसको, इसमें जो सबसे पहला शक्तिशाली शासक बनेगा, अब इसमें जो शासक का नाम डालेंगे हम, उसका नाम होगा सातकर्णी। देखो कभी तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि सातकर्णी किस वंश से रिलेट करता था। मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियोस आप देखने के बाद ना आपको ये कर्णव वंश, शुंग वंश, सातवाहन, ये सारे डाउट्स आपको इससे क्लियर हो जाएंगे कि आपको हिस्ट्री में मजा ही आने लगेगा। तो पूरी वीडियोस देखना, छोड़ना कुछ भी मत, बार बार देखो भाई, पढ़ाई करनी है, टेस्ट निकालना है। देखो इसमें मैं आपके लिए हेडिंग डाल रहा हूं शतकर्णी, तो यहां पर हेडिंग डालोगे शतकर्णी। ये कौन था? ये सातवाहन वंश का ही शासक था। लेकिन शतकर्णी की अगर बात की जाए तो इसे रियल फाउंडर बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। कौन था? रियल फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, मतलब सातवाहन वंश का वास्तविक शासक। देखो मैं वास्तविक की बात कर रहा हूं। सिर्फ मैं अगर ये बोलूंगा कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी तो आंसर होगा सिमुक। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक, वास्तविक का मतलब होता है कि जहां जिसने जो वंश है उसको बढ़ाया हो, उसमें कुछ बहुत अच्छा किया हो, कुछ नया किया हो, तो उसे वास्तविक फाउंडर बोलते हैं। तो सातकर्णी कौन था? इसका वास्तविक फाउंडर था। पहला पॉइंट तो आप इसमें ये नोट करोगे जल्दी से, फटाफट से। इसके बाद लिखोगे सातकर्णी की जो वाइफ थी दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वाइफ थी इसका नाम क्या था? नागनिका। क्या नाम था? नागनिका। सातकर्णी की वाइफ का नाम जरूर इंपॉर्टेंट रहता है, नागनिका था। इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि इसकी वाइफ जो थी नागनिका, इसने एक अभिलेख बनवाया था, अभिलेख बनवाया था और इसका नाम था नाना घाट, नाना घाट अभिलेख। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाना घाट अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया था? नागनिका के द्वारा बनवाया गया था। और नागनिका कौन थी? सातकर्णी की वाइफ थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे, ठीक है। आगे पॉइंट इसमें ये भी लिखोगे, जो सातकर्णी था, ये पेपर में आ चुका है कई बारी, कि सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर, इसके जो सिक्के होते थे उन सिक्कों पर घोड़े के चित्र बनवाए थे। किसके? घोड़े के, घोड़े के चित्र। ये पूछ लेगा आपसे, बताइए प्राचीन भारत में या तो ऐसे पूछ लेगा सातवाहन वंश में कौन सा शासक था जिसने घोड़े के चित्र सिक्कों पर बनवाए थे, या निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने घोड़े के चित्र सिक्कों पर बनवाए थे। तो याद कर लोगे सातकर्णी वंश में, ये आपके लिए सातकर्णी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें अगली हेडिंग डालोगे दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, गौतमी पुत्र सातकर्णी। हेडिंग डालो गौतमी पुत्र सातकर्णी। दूसरा शासक डालोगे इसमें, तीसरा है वैसे तो ये, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सबसे पहले तो इसके बारे में पॉइंट लिखोगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर एंड आप इसके बारे में लिखोगे एक बहादुर रूलर भी था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण और एक बहादुर रूलर इसको बोला जाएगा, शासक बोला जाएगा। तो पहला पॉइंट इसके बारे में यही लिखो कि गौतम पुत्र सातकर्णी जो था एक महत्वपूर्ण शासक भी था और एक बहादुर शासक भी था। और ये एक मात्र ऐसा शासक था, ये पॉइंट लिखना, मैं जो बोल रहा हूं हर चीज को मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पर। ये एक मात्र ऐसा शासक था जिसने पहली बार अपना नाम लेने से पहले, अपने नाम की शुरुआत करने से पहले, ये सबसे पहले अपनी माता का नाम लिखवाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बना लो भाई, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा शासक था जो वेरी फर्स्टली अपनी माता का नाम पहले लिखवाता था अपने नाम से पहले। तो उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। दूसरी बात, इसको अदिति ब्राह्मण भी बोला गया है। क्या बोला गया है? अदिति ब्राह्मण, ठीक है। अदिति ब्राह्मण भी किसको बोला गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को बोला गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसने कुछ टाइटल धारण किए थे दोस्तों, जिसमें एक नाम था राम, राम का टाइटल लिया था इसने, टाइटल आप बोलते हैं उपाधि, ठीक है। और केशव,
केशव का टाइटल लिया था इसने, अर्जुन का टाइटल लिया था इसने, और भीम का टाइटल भी इसने अपनाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके टाइटल कौन कौन से थे, राम, केशव, अर्जुन और भीम, ये इसके टाइटल थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसको तो नोट पॉइंट में लिख लेना, जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं इसको लिखना भाई। पहले से वर्ड का मतलब वर्ड लिखो, त्रिक समुद्र तयो पतिवन, ये वर्ड लिखो भाई जो मैं लिखवा रहा हूं, त्रिक समुद्र तयो पतिवन। इसका मतलब है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने समुद्र को 3 ओर से जीत लिया था। मतलब तीनों समुद्रों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अधिकार किया था। अब ये क्या बवाल है तीनों समुद्र का, इसका भी मैं मतलब यहां पर बता देता हूं आपको। जैसे ये इंडिया वाला पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमेशा पढ़ते हो, तो इसमें देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो साइड है, ये आपकी अरब सागर है। ये वाली जो साइड है दोस्तों, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। इसके नीचे जो देखोगे आप, ये आपका हिंद महासागर है। अब जीतने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर ये शासन कर रहा था, यहां पर शासन कर रहा था। कहा ऐसा गया है कि इसके जो घोड़े थे वो इन तीनों समुद्रों का पानी पीकर आए थे। मतलब यहां तक इसने अधिकार कर लिया था। कहने का छोटा छोटा सा मतलब ये है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसे त्रिक समुद्र तयो पतिवन कहा गया है। तीनों समुद्रों पर शासन करने वाला, क्या कहा गया है, तीनों समुद्रों पर शासन करने वाला इसको कहा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, इसको नोट कर लो फटाफट से। ओके, आगे लिखो, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। लिखो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। काफी शॉर्ट सी मैं चीजें लिखा देता हूं आपको, जो जो आपके पेपर में आ सकती हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। आगे शासक का नाम लिखो, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। देखो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था। ये भी याद कर लो भाई इसके बारे में, ये भी एक महत्वपूर्ण शासक था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एकमात्र ऐसा रूलर था जिसका अमरावती, किसमें, अमरावती स्तूप में जिक्र मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट नोट करोगे। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का अमरावती स्तूप के अंदर जिक्र मिलता है, नाम मिलता है इसका, ठीक है। इसका जो नाम है वो मेंशन किया गया है अमरावती स्तूप के अंदर। अमरावती स्तूप के अंदर इसके नाम को मेंशन किया गया है। नोट कर लो फटाफट से। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लो कि जो अमरावती स्तूप है ये मार्बल का बना हुआ है। किसका है, मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। अमरावती जो स्तूप है ये किसका बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है। तो इसमें आपके लिए 2 ही पॉइंट आपको याद रखनी है बस, ठीक है। लास्ट लिखो इसमें यज्ञ श्री सतकर्णी, लास्ट तो नहीं है लेकिन हाँ लिखते चले आओ, यज्ञ श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री शतकर्णी। लिखो भाई फटाफट से। और इसके बारे में कुछ नहीं है, बस लिख दो भाई इसमें। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर रहा है और इसने अपने सिक्कों पर नाव के चित्र, मतलब एक जलयान टाइप का चित्र बनाया था कि जैसे किसी जलयान में नाव बह रही है और उस नाव को बहते हुए इसने अपने सिक्कों पर दिखाया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिख लेना, इसने अपने सिक्कों पर नाव का, किसका, बोट, BOAT, बोट का चित्र प्रदर्शित किया है। तो मेरे ख्याल से ये वाले पॉइंट आपको समझ में आएंगे। एक हेडिंग डाल दो छोटी सी और जल्दी से डाल दो और उसमें लिखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं जो मैं आप लिखवाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सातवाहन डायनेस्टी लिखते चले आओ फटाफट से। तो पहला तो लिखोगे सातवाहन रूलर स्टार्टेड लैंड ग्रांट। लिखोगे हिंदी में, सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान की शुरुआत की। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भूमि अनुदान लेने की जो शुरुआत की थी वो सातवाहन के शासकों ने की थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, सातवाहन रूलर कंस्ट्रक्टेड अजंता केव। सातवाहन शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था। लिखते चले जाओगे फटाफट से। सातवाहन शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था।
देखो सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे। सातवाहन शासक फॉलोअर ऑफ ब्राह्मण रिलीजन, धर्म के मानने वाले थे। सातवाहन शासकों के सिक्के का नाम पोटिन था। क्या नाम था? पोटिन। जिनका जो सिक्का था, इनके जो कॉइन्स थे ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पोटिन। ठीक है, सातवाहन कॉइन्स कॉल्ड पोटिन। क्या नाम था? पोटिन था। फटाफट से लिख लो। लिखो रॉयल एम्बलम ऑफ सातवाहन। रॉयल एम्बलम ऑफ सातवाहन, तो वो था इनका स्तूप या चैत्य भी बोलते थे इसको, स्तूप या चैत्य। लिख लेना भाई। जो इनका सबसे शाही एम्बलम होता था, जैसे हमारा अशोक स्तंभ है इस टाइम पर, वैसे ही इनका जो शाही एम्बलम था उसका नाम क्या था? स्तूप या चैत्य था। लिख लो फटाफट से इस पॉइंट को भी, स्तूप या चैत्य था। और लिख लेना इनके दरबारी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। इनकी जो दरबारी भाषा थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी। प्राकृत लैंग्वेज इनकी दरबारी भाषा थी। लिख लो फटाफट से। एक और पॉइंट लिखो। लिखो पॉइंट। सातवाहन वंश का हाल नाम का एक शासक हुआ था। देखो सातवाहन वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम था हाल। क्या नाम था? हाल। और इस हाल ने एक टेक्स्ट कंपोज किया था। इसने एक किताब लिखी थी, कंपोज की थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कंपोज्ड बाय हाल। और इसका नाम था गाथा सप्त सती। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई आपके लिए। जो गाथा सप्तशती किताब थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? हाल के द्वारा लिखी गई थी। ये एक सातवाहन शासक था। और इसमें लिखा किसके बारे में था? इसने इसमें शिव और गौरी के बारे में लिखा था। किसके बारे में? शिव और गौरी की जो वर्शिप हो, जो पूजा की जाती है, उसके बारे में इसने मेंशन किया था। लिखो पॉइंट, लिख लो। देखो सातवाहन रूरल हाल ने एक टेक्स्ट कंपोज किया था जिसका नाम था गाथा सप्त सती। और उसमें जो मेंशन है, मेंशन अबाउट वर्शिप्ड ऑफ शिव एंड गौरी। आगे लिखोगे कि जो हाल था इसका एक मंत्री था जिसका नाम था सर्ववर्मा। क्या नाम था? सर्ववर्मा। ये क्या था? मंत्री था। किसका दोस्तों? हाल का। और इस सर्ववर्मा ने भी एक किताब लिखी थी, एक टेक्स्ट लिखा था, और इसका नाम था कांत्रथ। क्या नाम था? कांत्रथ। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नाम था? कांत्रथ। किसके द्वारा लिखा गया था? सर्ववर्मा, जो कि हाल का कौन था? एक मंत्री हुआ करता था। तो ये जो 3 डायनेस्टी आज मैंने पढ़ाई है, वीडियो हो सकता है लंबी हो गई हो ज्यादा। 3 डायनेस्टी की बात की है मैंने आपके लिए, शुंग डायनेस्टी, कर्णव डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी। जो इंडियन डायनेस्टी थी पोस्ट मौर्यास में, वो कंप्लीट कर दिया मैंने एक ही वीडियोस के अंदर। और ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, अच्छे से इसको देखना, समझ आए तो मुझे बताना। चलो मैं यहीं से लेता हूं आपसे विदा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।